यहाँ पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुजरात के अंदर जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि सुरक्षा और शांति सलामती इसका पूरे देश के अंदर इस मामले में जान पहचान है। लोग जानते हैं कि गुजरात है तो सुरक्षित है, और उसकी वजह यहाँ पर जो मौजूद हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, कमिश्नर सर और बाकी जो भी अफसर्स हैं, उनकी तनतोड़ मेहनत और उनकी लीडरशिप, जिनके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, हर्ष संघवी। गुजरात सरकार की ओर से जिस प्रकार से पुलिस और पुलिस फोर्स के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको बाकी राज्यों के अंदर भी अगर लागू किया जाए तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी जो है अच्छी हो सकती है। हम आज सीधे सर से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों गुजरात के अंदर ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। हर्ष भाई, किस प्रकार से ये मुहिम चलाई गई थी और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है, तो क्या पूरा ये मुहिम के पीछे का मकसद था? देखिए, जिस प्रकार से ड्रग्स दुनिया भर के वेस्टर्न कंट्रीज में एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, और ड्रग्स दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला दूषण है। आज भी भारत देश कहीं ना कहीं बहुत ही सुरक्षित है। हमें हमारे देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जी का हमेशा सभी राज्यों से ये अपेक्षा रहती है कि ड्रग्स के खिलाफ हमें बहुत ही ईमानदारी से और हमारी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखने के लिए नेकी के साथ इसके सामने लड़ना चाहिए। ड्रग्स के सामने गुजरात ये अभियान नहीं, लेकिन एक जंग लड़ रहा है, और ये जंग गुजरात की जनता के लिए गुजरात पुलिस पिछले 3 सालों में, चाहे वो भारत पाकिस्तान की सरहद हो, चाहे वो गुजरात के विभिन्न क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र एवं भारत पाकिस्तान की सरहद पे लड़ के गुजरात पुलिस ने गुजरात में आने वाले ड्रग्स को रोकने में सफलता प्राप्त की है। मैं जरूर यह कहूंगा कि गुजरात पुलिस ने केवल गुजरात के युवाओं का ही नहीं, लेकिन भारत देश के करोड़ों युवाओं का जीवन दलदल में फंसने से बचाने का कार्य पिछले कई सालों से करती आई है। अब जब हम ड्रग्स पकड़ते हैं तो आप जैसे ही दोस्त, आप ही जैसे ही सभी अखबार वाले, हमें पता होता है कि दूसरे दिन हेडलाइन में क्या आने वाला है, लेकिन हमें ही पता है कि ड्रग्स पकड़ने के लिए पुलिस को कितना संघर्ष सहना पड़ता है। हम भी कई राज्यों की तरह जहां ड्रग्स फैलना है वहां फैलने ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फैलने ले सकते, लेकिन हमें उस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं करनी है कि ड्रग्स के नाम की राजनीति जरूर से करेंगे लेकिन ड्रग्स के सामने जंग नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार की सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमने ड्रग्स के सामने जब जंग छेड़ी, मुझे आज भी याद है कि मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेंद्र भाई पटेल ने जब शपथ ली, उसके ठीक दूसरे दिन से सबसे पहली बैठक में गुजरात के कई सीनियर अधिकारियों ने कहा कि नजदीक में ही चुनाव आ रहे हैं, हम अगर इस प्रकार से जंग लड़ेंगे ड्रग्स के सामने तो जरूर से यही विपक्षी दल गुजरात को ड्रग्स के नाम से बदनाम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि हम ड्रग्स के सामने अभियान नहीं, जंग के तौर पे लड़ेंगे, चाहे जिसको जो बोलना है वो बोले। और मैं मेरी ये गुजरात पुलिस परिवार को, गुजरात पुलिस को ड्रग्स पकड़ने के मामले में तो मैं उनको सलामी देता हूं, क्योंकि जब आप भी कभी कोई हेडलाइन बनाते होंगे तब आप टीआरपी के साथ साथ ये भी सोच लेना कि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ड्रग्स पकड़ने वाली फोर्स को डिमोरलाइज करना और टीआरपी बढ़ाना
ये कहीं का बिजनेस नहीं है। आप देश के युवाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। हमें हर किस्से में उसके डेप्थ तक जानी चाहिए कि ये कार्टेल पकड़ने में पुलिस एवं अन्य फोर्सेस ने कितनी रात कितने दिन एक किए हैं। मुझे आज भी याद है, 2 साल पहले दिवाली का समय था और हमारी गुजरात एटीएस की टीम ने अपने परिवार के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने का त्याग किया और भारत पाकिस्तान के ये समंदर के तट पे जाके रात दिन एक करके ये भारी तेज समंदर की लहरों के बीच जाके गोलियों का सामना करके ड्रग्स पकड़ के भारत देश में ड्रग्स घुसने से रोका था। भाई साहब, आप जब ये अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाते हो कि इतने करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया, गुजरात ड्रग्स का हब बन गया, ये मात्र गुजरात में से गुजरात पुलिस ने ड्रग्स नहीं पकड़ा है। पंजाब की जेलों में जाके, कलकत्ता के पोर्ट में जाके, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कई जगहों पे जाके गुजरात पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके ड्रग्स पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यही बता रहा है कि गुजरात पुलिस की गंभीरता ड्रग्स के लिए कितनी है। यहाँ पे हमारे कमिश्नर बैठे, उनकी पूरी टीम बैठी है। रात दिन छोटे छोटे कार्टेल को पकड़ने के लिए एक करना पड़ता है, कई रात खुद की नींद को त्याग करके ड्रग्स पकड़ना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई ड्रग्स कार्टेल वाले सूरत के ये पार्ले पॉइंट पुलिस स्टेशन में आके सामने से आके जमा करवा जाते हैं कि लीजिए ये 200 करोड़ का ड्रग्स मैं पाकिस्तान से लेके आया हूं, आप पकड़ लीजिए और पकड़ के कल डिक्लेयर कर लीजिए। ऐसे ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता है। क्राइम रिपोर्टर्स को काफी मेहनत करनी चाहिए। समाज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये मात्र पुलिस का काम नहीं है, ये सामाजिक भी इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे आज भी ध्यान में है, हमारे पुलिस कमिश्नर और कई आला अधिकारियों ने जो बच्चे ड्रग्स में फंसे हुए थे, हमने उन पे केस नहीं किया है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाए। कमिश्नर ऑफिस के अंदर उनके परिवार को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आपके बच्चे ये लाइन में हैं, आप उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इस मैटर में अगर आपको कोई भी आवश्यकता है तो हमें डायरेक्ट खबर दीजिए। इस प्रकार की सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। कभी कभी दुख होता है कि जिस प्रकार से ये लड़ाई में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई को रोकने के लिए, आप सभी लोग जानते हो, आपने एक फेमस सीरीज देखी होगी नार्कोस, आपने तो जरूर देखी होगी, आपने भी देखी होगी शायद। ये इतने बड़े कार्टेल होते हैं ना कि मेरे जैसे ड्रग्स के सामने लड़ने वाले लोगों को कैसे रोका जाए ना, उसके लिए दुनिया की सभी सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है। ये एक ही राज्य ऐसा होगा जो राज्य में ड्रग्स को कारोबार करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। चाहे उसका फोटो गृह मंत्री के साथ है या चाहे वो किसी का भी सगा संबंधी है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ फोटो वाले व्यक्ति को पकड़ के गुजरात पुलिस को अभिनंदन देना चाहिए या उनकी टीका करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ये विषयों में आजकल कंटेंट अगर रेडी व्हाट्सएप पे 4 लाइन लिख के कोई भेज ले तो हमें वो कंटेंट को पढ़ के उसको वेरीफाई करने का भी टाइम आजकल रहा नहीं है। वही कंटेंट फॉरवर्ड हो जाएगा, वही कंटेंट दूसरे दिन हेडलाइन बन जाएगी। तो हमें भी ये सोचना है एज एन न्यूज़, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश भर के सभी नागरिकों को निवेदन करता हूँ कि ड्रग्स कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। ड्रग्स के विषय में चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, किसी के भी कंधे न्यूज़ चैनल्स को नहीं बनना चाहिए। क्योंकि न्यूज़ चैनल के जो भी संपादक है या जो भी व्यवस्थापक है या जो भी परिवारजन है, उनके भी घरों में बच्चे हैं, ये हमेशा सब लोग याद रखना। और ये लड़ाई में जब तक नीति से कोई भी सरकार लड़ रही है तो उसको जरूर से सहयोग करना चाहिए। सामाजिक तौर पे इसमें कैसे काम आगे बढ़ पाए वो भी जरूर से सोचना चाहिए। ये मेरा खास निवेदन है। ड्रग्स के सामने अभियान नहीं, जंग लड़ रहे हैं। जो भी सामने आएगा
जो भी मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी मेरे राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हर्ष सांघवी जी को मैं सुन रही थी। अच्छा, दिल्ली में बैठे हुए जब न्यूज़ आती है ना हर्ष जी, और जनता का चुना हुआ कोई नेता अगर यंग है, यंग एनर्जी, यंग सोच है और उसके एक्शंस में दम नज़र आता है, तो उसकी चर्चा दिल्ली तक होती है। और हर्ष जी ने बता दिया है कि मीडिया के बारे में भी वो जानते हैं, हेडलाइंस, कंटेंट और टीआरपी का जिक्र उन्होंने कर दिया है। तो मीडिया में रहकर ही मीडिया को नहीं समझा जा सकता, वो भी मीडिया को समझते हैं। अच्छा, अगर हर्ष सांघवी जी मैं आपको सिंघम कहूँ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपके एक्शंस, आपके बयानों में सिंघम की झलक दिखती है। आप कहते हैं गरबा यहाँ नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? अगर कोई पथराव में शामिल पाया गया, सूरज उगने से पहले पकड़े जाएंगे, और ऐसा होता है। आप पहले से ऐसे थे या जिम्मेदारियों के बाद ये एग्रेशन आ गया, ये पैशन आ गया? आप कभी गरबे में आए हो? जी गुजरात में गरबे में आए हो? नहीं, गुजरात में नहीं आई हूँ। कहाँ गए थे? दिल्ली, एनसीआर, नोएडा। चलो बढ़िया है। गुजरातियों के लिए गरबा है ना, वो हार्टबीट से कम नहीं है। हाँ। हमारी सांसों में, हमारे खून में, हमारे विचारों में, हमारी संस्कृति में माँ अम्बा की भक्ति एवं माँ अम्बा के गरबे, वो 150 किलोमीटर की कार की स्पीड होती है ना, उससे भी तेज दौड़ते हैं। और ये 9 दिन नवरात्रि के, आपने कभी सोशल मीडिया पे कई बार वायरल वीडियोस देखे होंगे? बहुत देखे ही होंगे। गरबा के खास तौर पे देखे। मेरे जैसे युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कई बुजुर्गों को जो साल भर शायद ही कभी घर के बाहर पाँव रखते हो, ऐसे बुजुर्ग भी 1-1 घंटा गरबा खेलते हुए हम सबने नजर से देखा है। ये माँ अम्बा की भक्ति है। और मैं ये मान रहा हूं कि गुजरात की संस्कृति, गुजरात की ये पहचान, ऐसी नवरात्रि के गरबे पे अगर कोई राजनीति करे कि नहीं नहीं गरबा तो इतने बजे तक ही खेलेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे ये विपक्ष के साथियों को गरबे से क्या प्रॉब्लम है। गरबा ये अपने आप में सभी को एकत्रित रखने वाला एक त्यौहार है। और मैं जरूर से ये मानता हूं कि मेरे राज्य के नागरिकों को गरबा खेलने की छूट तो उनका मन होए तब तक मिलनी ही चाहिए। और मैं टाइम तो यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा, और ये छूट ऐसे नहीं तो ही कल दी वापस आपने। ये लोग पीआईएल करेंगे। ये छूट ऐसे ही नहीं दी आपने ये भी इंश्योर किया है कि एक्स्ट्रा फोर्स हो। आपने ये इंश्योर किया कि रात में लड़कियां अगर घर जा रही हैं, गाड़ी नहीं मिल रही तो पुलिस कैसे सहयोग करे। आपने ये भी इंश्योर किया कि सीसीटीवी की निगरानी चारों तरफ कैसे रहे। देखिए, ये प्रयास हमारा जरूर से पूरे राज्य में था, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की मुकरना नहीं चाहता हूँ और ना मैं ये बात को डाइवर्ट करना चाहता हूँ। ये सभी प्रयासों के बावजूद कहीं ना कहीं घटना बनी है जो हमारे लिए वो कभी मतलब हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। गुजरात में वो घटना जरूर से बनी है, ये सभी प्रयास करने के बावजूद। लेकिन भविष्य में ये घटना ना बने, उसके लिए हमने रात दिन एक करके कानून के मुताबिक पूरा न्याय जल्द से जल्द कैसे मिले उसके लिए प्रयास किया है हमने। तो खास तौर पे जब हम गरबा की बात कर रहे थे तो गरबा में 2 विषय है। गरबा एक तो हमारी संस्कृति तो है ही, लेकिन गरबा के साथ साथ गुजरात के लाखों व्यापारी, कोई रोड पे खाने का सामान बेच रहा है, कोई छोटी छोटी दुकानें चला रहा है, कोई आर्टिजन्स है, कोई होटल्स चला रहा है, ऐसे लाखों व्यापारियों को नवरात्रे में ही दिवाली का समय कैसे आ जाए उसका भी प्रयास हम लोग ने किया। आप देखना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी सभी कई पॉलिटिकल पार्टीज लाएगी, कारोबार के लिए पॉलिसीज लाएगी, लेकिन जो मेरे ये रोड पे बैठ के जो लाखों परिवार अपना घर चलाते हैं, जो छोटी छोटी होटलें चलाते हैं, उनके लिए भी तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए। भले हम लिख के वो पॉलिसी डिक्लेयर ना कर पाए, लेकिन बिना लिखे हुए वो पॉलिसी हमने नवरात्रि में दिखा ली कि 9 दिन के अंदर किस प्रकार से गुजरात के लाखों व्यापारी पूरी रात अपना व्यापार किया और वो व्यापार के कारण उनके घर की दिवाली नवरात्रि के समय ही हो गई।
सूरत शहर में सूरज की पहली किरण जब निकल रही थी ना, तब लोग नवरात्रे के कपड़े में अपने आप कहीं ना कहीं होटलों पे, रोड पे, हमारे वहाँ फुटपाथ पे बैठ के खाने में ये हमारी संस्कृति है, यहाँ की ट्रेडिशन है। तो यहाँ पे होटल्स के साथ साथ फुटपाथ पे बैठ के खाने का की मतलब मज़े अलग है। आपको साइकिल वाला भी दिखेगा और मर्सिडीज कार लेके जाने वाले भी लोग दिखेंगे और रोड पे नीचे बैठ के खाने वाले लोग भी दिखेंगे। तो नवरात्रि के दिन 5:30 सुबह 6 बजे तक लोग बैठे हुए खाते हुए दिखेंगे। तो 18 घंटा लोगों का बिजनेस चला और उनके बिजनेस का ग्रोथ 300% से ज़्यादा हुआ, जो अपने आप में उनका पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर, पूरे फैमिली का सेविंग में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इस प्रकार की पॉलिसीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं और यही पॉलिसीज़ के कारण गुजरात में सभी लोगों का विकास एक साथ अच्छी तरह से होता है। और लास्ट ईयर भी हम लोग ने नवरात्रि में इसी प्रकार का प्रयास किया था, लेट नाइट तक चला के। लेकिन लास्ट ईयर भी जब ये प्रयास किया तो मेरे कई विपक्षी साथी हाईकोर्ट में PIL की थी और मैं जानता हूँ ये साल भी ये लोग कुछ ना कुछ नया प्रयास करेंगे। लेकिन गुजरात के लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद है मेरे साथ और माँ अम्बा के आशीर्वाद है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के डर के बिना मैं काम करता हूँ और यही विश्वास के साथ मेरे गुजरात के नागरिकों के लिए मैं काम करता जाऊँगा। अगला सवाल जयेश जी आपसे करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल। जहां पथराव हुआ वहीं अगली सुबह आपने आरती में हिस्सा लिया, ये कोई जिद थी या कोई मैसेज देने की कोशिश थी? नहीं, मैसेज तो क्या होगा, मेरे अपने लोगों के लिए ये जिम्मेदारी है। और सुबह नहीं, उसी रात सुबह होने से पहले मैं वहाँ गया था और गणपति बाप्पा मोरया के नारे के साथ गणपति जी के आशीर्वाद पूरे सूरत पुलिस पे थे। तो ढोल बजा बजा के जिनको ढूंढना था, ताले लगा के छुप गए थे, वो ताले तोड़ तोड़ के, नहीं वो तो सूरज उगने से पहले पकड़ना ही चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए गणपति जी का भी त्यौहार जो है मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से महाराष्ट्र मुंबई में गणपति जी के लिए जो आस्था है, इसी प्रकार से देश भर में है। लेकिन सूरत, खाली केवल सूरत में 90,000 गणपति जी के पंडाल लगते हैं। गणपति जी हमारे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और मैं तो गणपति जी का परम भक्त हूँ। बच्चा था तब से गणपति जी लाता था और आज भी गणपति जी को देख के ही मन में मतलब विश्वास भी आ जाता है और हिम्मत भी 4 गुनी हो जाती है। तो गणपति जी की स्थापना, पूजा अर्चना, ये 10 दिन हमारे वहाँ लोग मतलब लाखों की संख्या में लोग, हर परिवार में, हर बिल्डिंग में आपको एक एक लेन्स के अंदर 5-5 गणपति जी मिलेंगे और परिवार के साथ बैठ के वो लोग पूजा कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि गणपति जी की शांति से पूजा अर्चना करने वाले लोगों पे या गणपति जी की मूर्ति पे पथराव करना, ये कहाँ का न्याय है? ये देश के बहुमती में होने वाले लोग अपनी पूजा नहीं कर सकते? पूजा अर्चना करना और वो पूजा अर्चना जो हमारा हक है, आप उसको रोकने का प्रयास ही कैसे सोच सकते हो? साथ साथ में पत्थर फेंकने के लिए छोटे छोटे बच्चों का उपयोग करना और पत्थर फेंकने के साथ ही आसपास के सोसाइटीज एवं जो धार्मिक स्थल है वहां से असामाजिक लोगों ने, मस्जिद ही थी वहां पे, वहां की छत से असामाजिक लोग सीधे पत्थरबाजी करे, ये कहां का न्याय है? अगर ये परिस्थिति में मैं वहां जाके मेरे लोगों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, वहां आरती करूं, उसमें उनको क्या बांधा है? मैं करूंगा आरती और ये सही बात है कि सूरत पुलिस ने यह तय किया था कि सूरज की पहली किरण से पहले ये पत्थरबाजों को पकड़ना है, कहीं पे भी छुपे पकड़ना है। और उन्होंने पकड़ा, अच्छी तरह से पकड़ा और दृश्य हम सब ने देखे हैं। पत्थर फेंकने वालों का यही हाल होना चाहिए। दृश्यम दिखाने वाले सिंघम हो गए आप। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं जरूर से ये मानता हूँ कि जो भी मेरे राज्य का कानून तोड़े, उनके साथ जरूर से यही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप
यहाँ पे हम कौन से त्यौहार में के कौन से व्यक्ति ने यह सब किया, यह हम कतई नहीं देखते हैं। लेकिन ये जरूर से देखते हैं कि मेरा राज्य जो शांति प्रिय राज्य है, उसकी शांति को भंग करने वाले लोगों का यही हाल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और मैं उनको भी मतलब मैं तो सभी लोगों को ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने परिवारों के सपने साकार करें। वो भूमि का नाम है गुजरात, और वो भूमि में आप अपने परिवार के सपने साकार नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप मेरे राज्य के किसी और परिवार के सपने साकार करने की, रोकने की भी अगर कोशिश करोगे तो पुलिस यही हाल करेगी। तो यही किया है। गणपति जी का त्यौहार ये अपने आप में बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसमें दो चीज है। पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि सूरत शहर में 90,000 जब पंडाल लगते हैं ना, तो सूरत शहर के पंडाल वाले हो, लाइटिंग वाले हो, इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे बैंड वाले हो, चाहे डीजे वाले हो, चाहे टेम्पो चलाते हो, चाहे महाराज जी हो, ऐसे कम से कम 1.5 लाख लोगों के पास गणपति जी के ये महोत्सव में, गणपति जी के उत्सव में इतना काम मिलता है, इतनी रोजगारी मिलती है। और ये रोजगारी प्राप्त करने वाले मात्र गणपति जी के भक्त है ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई पंडाल का काम देते तब ये नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। एकदम सही बात। सभी लोगों को काम मिलता है और किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास सामान नहीं बचता है। आप पंडाल वालों को जाके पूछिए कि आपका कितना व्यापार होता है, ना किसी के पास बांबू बचते हैं, ना कोई इलेक्ट्रीशियन के पास कोई वायर बचता है, ना कोई बैंड वालों के पास 10 दिन में काम करने का समय होता है, ना कोई महाराज आपको मिलेंगे आरती करने के लिए। इतना काम लोगों के पास होता है। लेकिन ये विषय को, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि आप कौन सी दिशा में ये बच्चों को ले जाते हो। ये बच्चों को खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, उनका भविष्य बनाने की उम्र है, उनके पास पत्थर फेंकवाने की उम्र ये नहीं है। तो ऐसे मौके पे हम जरूर से इस प्रकार के इंसिडेंट्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। और हम आने वाले दिनों में भी अगर इस प्रकार का कोई प्रयास करेगा तो जरूर से इससे भी सख्त कदम उठाएंगे। बिल्कुल। और ये जो अभी हर्ष संघवी जी बता रहे थे, वो हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा भी है और महसूस भी किया है कि किसी भी अराजकता करने वाले व्यक्ति को कभी भी सूरत पुलिस या गुजरात पुलिस छोड़ती नहीं है। गिनती के समय में उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी पुलिस फोर्स करती है। हर्ष भाई, जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया था और उसको लेकर के समिति का मीटिंग भी अपने गुजरात के अंदर भी हुआ था और उसकी अध्यक्षता आपने की थी। किस प्रकार का हमारा राज्य सरकार की ओर से स्टैंड रहता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। वक्फ कमेटी का जो कानून में बदलाव लाने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, तो हमारे गुजरात के अंदर क्या स्थिति है इसको लेकर के? वक्फ कानून 2024 में जो अमेंडमेंट लाया गया है, मैं ये मान रहा हूं कि ये अपने आप में देश का सबसे ऐतिहासिक अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट देश हित में है एवं मुस्लिम समाज के भी हित में ही है। हमने खास तौर पे गुजरात में जो मॉडस ऑपरेंडी पिछले कई सालों से वक्फ बोर्ड द्वारा अपनाई गई है, वो विषय को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा था। ये वक्फ अमेंडमेंट का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं ये विरोध? ये विरोध करने वालों लोगों की दुकानें बंद ना हो जाए ना, उसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये नेता जो कूद कूद के समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना,
वो समाज के हित के लिए नहीं कर रहे। सबको अपनी अपनी नेतागिरी, अपनी अपनी दुकान चलानी है, उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं। मैं गुजरात का एक किस्सा आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जो ऑनलाइन लिस्टिंग नहीं होने के कारण मुस्लिम समाज की भरूच डिस्ट्रिक्ट की एक प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने एवं वक्फ बोर्ड के लोगों ने साथ में मिलकर मुस्लिम समाज की ये प्रॉपर्टी वहां के बिल्डर्स को बेच ली। वो बिल्डर को बेचने के बाद बिल्डर ने वहां पे कुछ मकाने बनाए और वो मकानों में आज गुजरात के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। आप मुझे बताइए कि ऑफिशियल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लिस्टिंग होगी तो इस प्रकार के जो वक्फ बोर्ड जो स्कैम्स कर रहा है वो स्कैम से ऑफिशियल लिस्टिंग के माध्यम से ये प्रॉपर्टीज बच सकती है या नहीं? वक्फ ने ये स्कैम किया, बिल्डर ने पैसे कमाए और आज मेरे राज्य के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग वो घर में फंसे पड़े हैं। दूसरा, आप सब सूरत से हो, सूरत शहर में आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। किसी को रात में सपना आता है कि सूरत महानगर पालिका का जो दफ्तर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई थर्ड व्यक्ति वक्फ बोर्ड को लिखता है, कोई तीसरे चौथे दिन वक्फ बोर्ड द्वारा सूरत महानगर पालिका के दफ्तर को किसी भी प्रकार की नोटिस, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लिए बिना वक्फ में वो एंट्री कर लेते हैं। अभी तो नई संसद भी वक्फ प्रॉपर्टी है ऐसा दावा किया गया है। अरे भाई साहब, ये आपकी चैनल भी उनकी हो जाएगी। ये तो मन न जाए तब कोई भी अगर रात को जागा बराबर है और बोलेगा कि ये इंडिया न्यूज आपकी है, मेरी है, और वक्फ को एक पत्र लिखेगा तो वक्फ ले लेगा, इस प्रकार के अभी कानून है। तो आप लोग भी सावधान रहना। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बिल्कुल। है, ये फिर आपकी मर्जी की बात है। लेकिन आप सोचिए कि सूरत महानगर पालिका का वो दफ्तर जहां सालों से सूरत शहर के नागरिकों के सिविल विषयों का उनका समाधान वहां पे होता है, उनके लिए पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, रोड्स की व्यवस्था जो दफ्तर से होती है, वो दफ्तर अचानक वक्फ बोर्ड के नाम पे हो जाता है, उसके लिस्टिंग में आ जाता है। और मेरे सूरत शहर के नागरिक जो रात दिन मेहनत करके जो कमाते हैं, उसमें से उनकी जो पूंजी होती है, वो पूंजी जो टैक्स में जाती है, वो टैक्स के रूपे 10 साल तक वक्फ बोर्ड के सामने लड़ने में लगे। आप मुझे बताइए कि ये सूरत शहर के नागरिकों के जो रुपए है वो कौन भुगतान करेगा? बिल्कुल। इसी प्रकार से मेहसाना के एक थिएटर ओनर, उनका एक थिएटर चल रहा था, भोगीलाल पटेल करके, वहां के भोगीलाल पटेल ही शायद उनका नाम है। मेहसाना में उनका एक थिएटर चल रहा था। थिएटर तोड़ के जब रिनोवेशन के लिए लिया गया, रातों रात उनका थिएटर वक्फ में चला गया। अब एक सामान्य नागरिक कितने कोर्ट के धक्के खाएंगे? और कानून इस प्रकार का है कि आपको न्याय नहीं मिल सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप एक डिटेल स्टडी आपकी चैनल के माध्यम से भी होनी चाहिए। पाकिस्तान ये मुस्लिम बहुमती देश है, टर्की ये भी मुस्लिम बहुमती देश है, मलेशिया ये भी मुस्लिम बहुमती देश है। वहां के वक्फ बोर्ड के अंदर भी शायद इतनी छूट नहीं है जितनी 2013 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को छूट दी। छूट देने के बाद इसमें मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं ना, खाली उनको ही ये फायदा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम समाज के 100 लोगों को मिलिए सूरत में जाके, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के माध्यम से मेरे ये मुस्लिम समाज के भाई बहनों के लिए एक हॉस्पिटल, एक स्कूल एवं सामाजिक एक कार्य अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों पे हुआ है तो एक दाखला आज लोगों के सामने रखे। कोई नहीं, एक दाखला नहीं है सूरत में। तो ये समाज हित की बात कहां से आई? समाज के कुछ लोगों का ये पूरा नहीं, कुछ लोग भी नहीं है, गिने चुने लोग। समाज के लोगों का तो अंधा उपयोग करते हैं ये लोग। इसमें समाज का भला करने का इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो आज तो कितने सारी हॉस्पिटल्स, कितनी सारी स्कूल्स बन जाती है समाज के लिए।
तो इसमें डीप स्टडी करने की आवश्यकता है। ये मात्र कोई आरोप लगाए और वो आरोप का मान जाओ, ये मैं मान रहा हूँ कि ये सही नहीं है। वक्फ संशोधन का जिक्र आपने किया और ओवैसी और आपके बीच की जो जुबानी जंग है वो वाकई नेशनल न्यूज़ चैनल्स में खूब हेडलाइंस बटोरी हैं उसने, जिसका जिक्र आपने इशारों में कर दिया, कभी स्ट्रेट बोल कर दिया। आम लोगों से जुड़ी एक बात करना चाहूँगी। हम लोग, जैसे मैंने कहा, दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हम मीडिया ऑफिसेज में काम करते हैं। अगर किसी राज्य का नाम लूँगी तो शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन अलग अलग राज्यों से खबर आती है कि फला घर में या फला जगह इतने की डकैती हो गई, इतने की लूट हो गई। 2 दिन पहले की खबर है, गुजरात के अहमदाबाद से एक खबर थी कि एक किसान के घर में 1,07,00,000 रुपए चोरी हो गए। उसने ज़मीन का कोई सौदा किया था। उससे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर खोजी कुत्तों के जरिए किसान के पूरे पैसे वापस दिला दिए। न्यूज़ रूम में चर्चा हम लोग करने लगे कि ऐसा भी होता है क्या, कुछ घंटों के अंदर पूरा पैसा रिकवर कर लिया और यहाँ पुलिस ने अपना कोई कमीशन या कोई कट नहीं रखा। मैंने इसलिए कहा कि किसी राज्य का नाम नहीं लूंगी वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। यहाँ के लोग इतने ही शरीफ होते हैं, अपब्रिंगिंग का असर है, यहाँ क्राइम होता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है। पुलिस वाले की बेटी है, इसके लिए इन्होंने पुलिस की एक अच्छी बात, बराबर है, नहीं तो आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है। नहीं, जब लोग पुलिस की बुराई करते हैं मेरा दिल बड़ा दुखता है। नहीं, दुख मैंने होना ही पापा चाहिए। को मेहनत करते हुए देखा है। देखो, दुख होना ही चाहिए। आप पुलिस वाले की बेटी हो, इसलिए आप समझ पाओगे कि यहाँ बैठे हुए लोगों ने अपने परिवार के साथ क्या क्या त्याग किया है, तब हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन मैं आपका आभार इसके लिए मानता हूं क्योंकि मैं इतने सालों से इंटरव्यू देता हूं, पुलिस की बुराई के अलावा प्रश्न आज तक आया ही नहीं है मेरे पास। लेकिन इस प्रकार के हजारों किस्से मेरे राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में बनते हैं। पुलिस का 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम करके एक कार्यक्रम चलता है। आपने कभी ऐसा कभी देखा है कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक साथ 500 मोबाइल विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बुके के साथ, एक फूल के साथ, एक किताब के साथ, जिसका मोबाइल चोरी हुआ है, कमिश्नर उनको उनका मोबाइल हाथ में दे, ना कोर्ट के चक्कर, ना कोई धक्का मुक्की, बराबर है। इस प्रकार के हजारों किस्से गुजरात में मैंने कई बार देखे हैं। चोरी हुई, लूटपाट हुई। अभी सूरत में ही मैं गुड़दो रोड के एक ज्वेलर के, मैं अभी 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था किस प्रकार से हमारी सूरत पुलिस ने उसमें काम किया है। इसी प्रकार से अहमदाबाद का किस्सा जो आपने बताया, कुछ दिन पहले मैंने बनासकांठा में जो एक हमारे वहाँ आंगड़िया जो चलते हैं उनकी जो चोरी हुई थी, कुछ ही दिनों में चोरी तो पकड़े गई, पकड़ने के बाद कोर्ट के अंदर पूरी प्रोसीजर खत्म करने के बाद कुल मिला के 25 दिन के अंदर जो व्यापारी थे वो व्यापारियों को उनका माल सामान वापस देने का एक कार्यक्रम था जो मेरे घर पे ही गांधीनगर में वो आयोजित हुआ था। उसमें मैक्सिमम लोग राजस्थान मध्य प्रदेश के थे जो लाभार्थी थे, वो कोई गुजरात के लोग नहीं थे। लेकिन उनका माल सामान उन्होंने बोला कि ये बॉक्स पे, मतलब यही बॉक्स है ना, उसकी वो टेप खुली है ना, प्रोडक्ट को किसी ने पैकेट खोला है। ये नीति के साथ गुजरात में काम होते हैं। वो लोग एकदम शॉक हो गए क्योंकि इस प्रकार की सोच, मतलब यही प्रकार की सोच के साथ हम लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती है। देखिए, इतना हम अगर 5 बच्चों का परिवार होगा ना, तो वहाँ पे भी सब लोग एक तरीके के नहीं होंगे, एक सोच के नहीं होंगे। हो सकता है इतनी बड़ी फोर्सेस है, कहीं कहीं से गलती हो जाएगी, कहीं कोई जानबूझ के गलत करेगा, तो उनके सामने हम लोग ठोस कदम भी उठाते हैं। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको तो जरूर से मैं तो राज्य के नागरिक के तौर पे, गृह मंत्री के तौर पे नहीं, लेकिन राज्य के नागरिक के तौर पे, एक गुजराती के तौर पे मैं उनका तो आभार हमेशा मानता हूँ कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और इतना ही नहीं, मैंने मतलब मात्र काम किया है उन लोग के साथ, इतना ही नहीं, मैंने उन लोग के पास बहुत चीज़ें सीखी भी है। और हर रोज़ कोई नई चीज़ सेक्रीफाइस कैसे करना है, चीज़ें सेक्रीफाइस कैसे हो सकती है, वो अगर सीखना है तो पुलिस के पास आप सीख पाओगे, उनके परिवार के पास सीख पाओगे। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ कि मेरे जीवन में, मेरे विचारों में, मेरे स्वभाव में कई चीज़ों में जो बदलाव आया है, उसका मुख्य कारण भी पुलिस है। आप एक और मंत्री खास तौर हो। पे आपने जो ओवैसी जी की बात की, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ कि जहाँ पे बड़ों का सम्मान करते हैं। मैं
किसी के साथ तनातनी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं मेरे अपने लोगों के लिए, मैं मेरे राज्य के हित की बात वो कोई डर भी ना रखता हूँ और उनके हित के लिए लड़ना पड़े तो लड़ता भी हूँ। वही कार्य मैंने किया था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल हर्ष भाई की, जिस प्रकार से पुलिस फोर्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा कि पुलिस फोर्स हमारी जो इस समय कार्य कर रही है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़े और आधुनिकता भी अपनाए, तो उसके लिए किस प्रकार से प्रोजेक्ट आने वाले समय में राज्य सरकार के प्लानिंग में है और कैसा आने वाली पुलिस की जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा? देखिए, पुलिस, आज के दिन की पुलिस अगर आप देखोगे तो उसके लिए 3 मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, सेकंड ह्यूमन इंटेलिजेंस और थर्ड हो गया आधुनिकता। ये तीनों 3 विषय का जब संगम होता है तो वो बेस्ट पुलिस फोर्स बन सकती है। तो ये तीनों 3 विषय में गुजरात पुलिस आज भी देश की अव्वल नंबर पे आती है, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युलेशन हो, चाहे वो साइबर क्राइम के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस की बात हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम जो यूरोप की बात करते हैं, हम जो लंदन की बात करते हैं, हम जो पेरिस की बात करते हैं, हम जब दूसरे देश की बात करते हैं, आप एज एन चैनल 5-25 लोग ये दिवाली के त्यौहार में जो बाहर से घूम के आते हैं ना, उनको जरा पूछ लेना, किसी का बटुआ चोरी, किसी का मोबाइल फोन चोरी, किसी का पासपोर्ट चोरी, सब वो विदेश की ये सब देशों में जिसकी हम वाह वाह करते हैं ना पूरा दिन बैठ के, वो पुलिसेस मोबाइल फोन चोरी या बटुए चोरी की तो फरियाद भी वहां दर्ज नहीं करते हैं। आपको ये पता होना इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पे तो 200 रुपए चोरी हो जाए ना तो वो ढूंढने के लिए भी पूरी हमारी फोर्स लगती है। इस प्रकार की मेहनत करने वाली फोर्स है इंडिया के सभी राज्यों की पुलिस। मैं अपने राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे वहां बटुआ चोरी होता है ना तो भी एफआईआर होती है, हमारे वहां मोबाइल चोरी होता है तो भी एफआईआर होती है। दुनिया के सभी विकसित राज्य देशों के अंदर मतलब बॉडी ऑफेंसेस के अलावा ऑफेंसेस दर्ज नहीं होते। कई भारतीयों को भी ये अनुभव हो गया होगा, जब पासपोर्ट चोरी होता है तो एम्बेसी में धक्का खाना पड़ता है, लेकिन वहां की पुलिस पासपोर्ट चोरी का भी केस दर्ज नहीं करते। ऐसे किस्से मैंने भी सुने होंगे और आपने भी सुने होंगे। खास तौर पे गुजरात पुलिस स्ट्रेंथ, इक्विपमेंट्स, मतलब आधुनिकता एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सबके संगम के साथ काम करती है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई भी पुलिस किसी भी आधुनिकता पे आ जाए, लेकिन अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस उनका फेल हो गया तो कोई आधुनिकता उनको कभी काम नहीं आएगी। बराबर है। तो ये पुलिस का खासियत है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से ही उन्हें काम करना पड़ता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जब आधुनिकता ऐड होती है तो कोई भी केस सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है। तो हमने ये सभी के संगम के साथ काम किया है और उसके आप उत्तम उदाहरण देखोगे तो दाहोद के अंदर जो एक टीचर द्वारा एक छोटी सी बच्ची का रेप विथ मर्डर का जो गुना अभी कुछ दिन पहले वो दर्ज हुआ था, वो किस्से में अगर आप देखोगे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आधुनिकता, ये दोनों का संगम जो था उसके कारण वो शिक्षक पकड़ा गया और वो केस भी दर्ज हो गया और मात्र 10 दिन के अंदर चार्जशीट भी हुई। हमारे राज्य के अंदर हमने कोई कानून नहीं बनाए हैं, इसके कोई नए कानून नहीं बनाए। पोक्सो एक्ट जो हमारा है वही एक्ट के अंतर्गत हमने हमारे राज्य में 30 दिन, 50 दिन, 70 दिन, 90 दिन के अंदर लोगों को, ऐसे गुनहगारों को, ऐसे दरिंदों को फांसी दिलाने में सफलता गुजरात पुलिस ने हासिल की है। लेकिन उसमें मात्र आधुनिक टेक्नोलॉजी के मदद से काम नहीं हो पाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये पुलिस का सबसे बड़ा मंत्र है। उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी ये सेकंड मंत्र है, लेकिन फर्स्ट मंत्र तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। साइबर क्राइम के जो मामले अभी पूरे देश में बढ़ रहे हैं और इसके लिए भी
हमारे यहाँ साइबर क्राइम रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा एक तरह से देखिए, जंग लड़ी जा रही है। साइबर क्राइम आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चैलेंज है। ये क्राइम नॉर्मल क्राइम से नंबर्स उसके बढ़ सकते हैं, और वो ही अनुमान करके हम लोग साइबर क्राइम की फोर्सेस में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आने वाले समयों में लगातार हम उस पर काम करने वाले हैं। साइबर क्राइम आपकी नज़र में हो सकता है मात्र फाइनेंशियल क्राइम हो, लेकिन हमने जब उसकी डीप स्टडी सर्वे के बाद हम ये मान रहे हैं कि साइबर क्राइम ये मात्र फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये सोशल क्राइम भी इतना ही बड़ा है, ये लोगों को भड़काने वाला भी क्राइम है। तो ये अपने आप में सभी प्रकार के क्राइम साइबर क्राइम के साथ अब जुड़ गए हैं। अभी किसी को किसी के घर में जाकर लूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब दुनिया के कोई भी कोने में बैठा है और लोग जब साइबर क्राइम के जब शिकार बन जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने पैसे तो खोए ही है, लेकिन किसी की फैमिली बर्बाद हो गई, तो कोई बेटी ने उससे सुसाइड किया, तो कोई सीनियर सिटीजन किसी की दर में आके अपनी सालों की पूंजी उसने गंवा ली। ऐसे कई किस्सों में गुजरात पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी ही अहमदाबाद साइबर क्राइम द्वारा देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट मॉडस ऑपरेंडी को सॉल्व करने में सफलता प्राप्त की है। उसमें कई डाइवर्टीज एवं भारतीयों को भी पकड़ा है, और बहुत ही बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग ये केस के अंदर फंस गए थे उनको भी कहीं ना कहीं राहत दिलाने में अहमदाबाद साइबर क्राइम द्वारा बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। बहुत से सीरियस बातों का जवाब आपने दिया है। एक लाइटर नोट पर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, आप मंत्री हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मैं देश का आम नागरिक होने के नाते ये बात कहता हूँ। पुलिस कमिश्नर सर जब यहाँ पर पहुँचे तो इतना डाउन टू अर्थ होकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा आप लोग आराम से अपना इवेंट कीजिए, हम तो आपके घर के लोग हैं। हम जब गुजरात आने के लिए एयरपोर्ट पर थे, वहाँ जितने गुजराती कल्चर के लोग थे, यही व्यवहार का नाम है टीम गुजरात। वही मैं नोटिस कर रही हूँ। दिल्ली एनसीआर में गुजरात के लोग मिलते हैं तो वो बड़ी मिठास के साथ बात करते हैं। हमारा दिल्ली से यहाँ आने तक का सफ़र, मैं सुमित से कल शाम बात कर रही थी कि गुजराती लोग इतने स्वीट क्यों हैं। 3 इडियट्स का हम जिक्र कर रहे थे कि करीना कपूर भी आमिर खान को कहती है कि तुम गुजराती इतने स्वीट क्यों होते हैं। तो हम बातों बातों में लाइटर नोट पर कहने लगे कि यहाँ के जो व्यंजन होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी मिठास आपको सब्जी में भी मिलेगी, नमक की डिशेज़ में भी मिलेगी। क्या यही वजह है जो गुजराती लोग मिठास से भरे होते हैं, या मोदी जी यहाँ से आते हैं इसलिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है? देखिए, जो मोदी जी को नजदीक से जानता है ना, वो ही समझ सकता है उनको। वो दिल से भी इतने ही मीठे हैं। शायद ही कोई व्यक्ति इतना इमोशनल हो सकता है अपने देश के लिए। और खास तौर पे आपने गुजरात की जब बात की, तो हमारा तो खाना जरूर से थोड़ा मीठा है, हम लोग भी मीठे हैं, हमारा प्यार भी मीठा है, हमारी मेज़बानी भी मीठी है। और आप तो अभी सूरत के मेहमान हो, आप भी दिल्ली जाते जाते मीठे होके जाओगे पक्का, उसमें कोई दो मत नहीं है। और ख़ास तौर पे हम लोग गुजरात का ये व्यवहार रहा है। आप कोई अनजान व्यक्ति के वहाँ भी हमारे गाँव में जाओगे ना, तो घर में शायद 2 लोग का खाना बना होगा और 4 मेहमान होंगे ना, तो घर के 2 जन बाद में खाएंगे, लेकिन अनजान मेहमान को भी भूखा छोड़ के हम लोग भेजने वाले लोग नहीं हैं। हम ये विचारों से, ये संस्कृति से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम मेहनत कठिन करते हैं, लेकिन दिल से जरूर मीठे हैं। और वो मिठास यहाँ के लोगों में दिखाई देती है, समझ में आती है, हमारे स्वागत में समझ में आती है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप जो धरती पे बैठे हो, ये सूरत की धरती, शायद यहाँ बैठे हुए सभी लोग, शायद ही कोई सुरती होगा। दिल से, व्यवहार से सभी हम सुरती हैं, लेकिन यहाँ के लोग आप सोचे कितने बड़े दिल वाले हैं। मेरा फैमिली भी नॉर्थ गुजरात से आया था, और सूरत में मैक्सिमम लोग नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात सभी क्षेत्र से आके बसे हुए हैं। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है कि कभी कोई ऐसी बात आई कि ये सुरती है, ये नॉन सुरती है।
उनका दिल, उनका व्यवहार पहले से इतना मीठा है, हम सबको उन्होंने अपनाया और आज हम सब एक दूसरे रंग मिलके एक रंग हो जाते हैं ना, उस प्रकार की हालत है आज भी सब सुरतीज है। कोई 6 महीने पहले सूरत में बसा होगा तो वो भी सुरती है, और कोई 60 साल पहले आया होगा वो भी सुरती है, और इसी प्रकार से पूरे गुजरात का व्यवहार है। तो यही विचारों के साथ, यही परंपरा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं मान रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी यही परंपरा रहेगी। अच्छा, आप मीडिया को जानते हैं, हेडलाइन समझते हैं, टीआरपी समझते हैं, तो इंडिया न्यूज़ को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे क्या? साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र इस वक्त देश भर में है। देखिए, आप गुजरात में जब आई गए हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही हो गए हो। बस आप आते रहिएगा, और हम मेहमानों का स्वागत करने में हमेशा कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हम मेहमानों का भी अच्छे से स्वागत करते हैं, और राज्य के बुरी नज़र रखने वाले लोगों का भी ठीक से ही स्वागत करते हैं, और यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो जेल में लॉरेंस बिश्नोई का स्वागत कैसे हो रहा है? देखिए, ये विषय पे मैं ख़ास तौर पे एक टेक्निकल, और ख़ास तौर पे अभी जो व्यक्ति जेल में है, जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, इस पे मैं इस प्लेटफॉर्म से उस पर स्टेटमेंट देना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर से कहूँगा कि हम सभी जगह पे कानून का ठीक से पालन करते हैं, और आप भी उसके साक्षी हो, या बैठे हुए सभी रिपोर्टर्स भी उसके साक्षी हैं। मैं कोई कुछ स्टेटमेंट दे ले और बेहुदा स्टेटमेंट पे मैं कोई बेहुदा स्टेटमेंट दूँ, इस प्रकार का व्यक्ति मैं नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ स्पोर्ट्स को भी खूब बढ़ावा दिया जाता है। एयरपोर्ट पर दिल्ली के बहुत से बच्चे थे, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, और बाय चांस हमारे ही होटल में वो रुके भी हुए हैं। तो गुजरात सरकार इनिशिएटिव ले रही है स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने गुजरात में खास तौर पे, जो गुजरात को देश भर में लोग फाफड़ा जलेबी के नाम से पहचानते थे, हमारे जब प्लेयर्स जाते थे तो उनको फाफड़ा जलेबी के नाम से लोग बुलाया करते थे, और वही फाफड़ा जलेबी आज नेशनल गेम्स के अंदर कई मेडल्स प्राप्त करने लगे। इंटरनेशनल ओलंपिक के अंदर मेरे राज्य के कई खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और वही गुजरात राज्य हिस्टोरिकल टाइम के अंदर नेशनल गेम्स का आयोजन कर सकती है, और एक भी जगह पे किसी भी कंप्लेंट के बिना इतनी बड़ी नेशनल गेम्स का आयोजन कर सकती है। और वो नेशनल गेम्स हमने मात्र 4 महीने पहले केंद्र सरकार से मांगा, और हमें जब वो नेशनल गेम्स मिली, जो नेशनल गेम्स की तैयारी के लिए अन्य राज्यों को 2-2, 3-3 साल लगते, वो हमने 90 दिन के अंदर कर लिया। तो गुजरात आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स कंपटीशन का हब बनने वाला है, और गुजरातियों ने, आप जाओगे तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के छोटे छोटे गाँवों में खेल महाकुंभ के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे आज नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स तक पहुंचे हैं। तो मोदी जी की ये सोच जो थी कि हमें मात्र मेडल्स प्राप्त करने इतना ही नहीं, हमारे स्वभाव के अंदर स्पोर्ट्स आना चाहिए, और उसको हम धीरे धीरे नीचे ले जाने में अच्छी सफलता प्राप्त की है। लेकिन इतने से ही नहीं, हमारा दिल नहीं मानता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच के साथ आगे बढ़ते, तो उस पर भी हमारा काम चालू है, और आने वाले दिनों में और भी इंटरनेशनल कई इवेंट्स गुजरात में आने वाली है। अच्छा, बीजेपी ने जो कमाल, हालांकि हम गुजरात में बैठे हैं, लेकिन हरियाणा की चर्चा देश भर में रही है, क्योंकि बीजेपी ने इतिहास रच दिया हरियाणा में। आपको लगता है आने वाले वक्त में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां असर होगा, और ऐसा क्या जादू किया बीजेपी ने कि हरियाणा में हैट्रिक लगा दी? देखिए, रात दिन काम करने वाले लोग हैं, लोगों के साथ उनके मुश्किल में खड़े रहने वाले लोग हैं। हम चुनाव के टाइम काम करने वाले लोग नहीं हैं। चुनाव जीतने के वेरी नेक्स्ट डे से काम चालू होता है, और 5 साल तक रात दिन काम चालू रहते हैं। इस सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। हरियाणा में एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सभी चुनावों में, पिछले कई चुनावों को आप देख लीजिए, तो देश की नंबर 1 जोड़ी अगर आप देखोगे, मैं तो बोलूँगा दुनिया की नंबर 1 जोड़ी कौन सी है, तो मोदी जी एवं देश के सभी नागरिकों की जोड़ी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है, और ये जोड़ी सब जगह कमाल करेगी। ये जोड़ी सब जगह कमाल करने वाली है। हरियाणा तो एक शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता क्या है। यानी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये जोड़ी
आने वाले वक्त में यूं ही कमाल करेगी और आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है। देश के मैं बहुत क्लियर बोला हूँ, मैं ये आपकी मतलब अच्छी आदत है, ये मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। देश के प्रत्येक नागरिक एवं मोदी जी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है, देश की नहीं, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है। आप देखिए आगे आगे कमाल क्या होता है। आपको लगता है जनता मोदी जी के नाम पर वोट देती है? मोदी जी के काम पे, नाम और पे काम नहीं, दोनों? नाम के साथ काम भी होता है। अच्छा, कांग्रेस तो बहुत दावे कर रही थी भारत जोड़ो ना। आप सोचिए, जी, जो चीज आपने विदेशों की धरती पे जो सपना देखा था वो सब आज भारत में आया है। और वो भारत जो अपने आप में दुनिया में एक शक्तिशाली देश के तौर पे मौजूद हुआ है और मेक इन इंडिया के तौर पे हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के काम पे। और वो व्यक्ति किस प्रकार से काम करते हैं, वो टीम बिल्ड करते हैं। हर राज्य में उनकी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, वो कैप्टन है तो कैप्टन के साथ टीम तो जरूर लगेगी, तो हर राज्य की टीम है वो अपने आप काम करती है और वही व्यक्ति वही टीम आने वाली दिनों में विजयी होने वाली है, उसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये तो देश की बात रही। विदेशी सरजमी पर जब विदेशी यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जो स्वागत होता है, या फिर लोकप्रियता के मामले में अगर प्रधानमंत्री जो बाइडेन जैसे अमेरिका के शक्तिशाली देश जो बाइडेन को अगर पीछे छोड़ देते हैं। आप एक भारतीय के तौर पे आपको गर्व होता है या नहीं? मुझे गर्व होता है, लेकिन वहां मैं देखती हूँ गुजराती कल्चर भी बहुत दिखता है। सुनिए, आप और सबको छोड़ लीजिए, वो 2-5 लोग जो है उनको तो भारत आगे आए कभी पसंद ही नहीं है। मेरे भारत देश के सभी नागरिकों को जरूर से गर्व होता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री जो पहले कई देशों में जाके आ जाते थे, ना उन लोग को पता होता था ना हमको पता होता था। अब जब मेरे देश के प्रधानमंत्री कोई विदेश की धरती पे जाते हैं तो विदेश के लोग भी मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, इंडिया इंडिया के नारे लगाते हैं। भारत का फ्लैग लेके कोई विदेशी गोरा अगर खड़ा हो तो हमें खुशी होनी चाहिए, हमें किस चीज की दुख होना चाहिए? और खास तौर से गुजराती लोग होते हैं, गुजराती संस्कृति के साथ स्वागत होता है। आप मेरी बात सुनिए, विदेश की धरती पे आप सभी भारतीयों को, आपको अगर 2-5-10 उसमें गुजराती भी दिख जाए तो आप उसको ही क्यों देखते हो? मोदी जी के स्वागत में तो गोरे भी खड़े होते हैं। भारत देश का कोई राज्य बाकी नहीं होगा, चाहे आप कोई भी देश के निकाल लो, वीडियोस निकाल लो, एक एक व्यक्ति को देख लीजिए आप। मुझे यह लग रहा है कि जब भारत देश के प्रधानमंत्री अगर कोई विदेश की धरती पे जा रहे हैं तो भारतीय के साथ साथ अगर वो देश के लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, उनको चीयर अप कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं, तो ये हम सबका बेहतरीन भविष्य का दृश्य है। अब आप मात्र 2-5-10 लोग जो सुबह उठ के उनको बराबर है और कोई काम नहीं होता है, वो लोगों की अगर बात सुनोगे तो कैसे चलेगा? आपने 10-12-15 साल पहले के दृश्य देखे ही है, कहाँ गए कहाँ आए, वहां ना कोई लेने वाला होता था ना कोई रखने वाला होता था, ये सब दृश्य हमने देखे। तो ये मेरे देश का नुकसान था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की नुकसान नहीं था, ये पूरे देश का नुकसान था। दुनिया में हमारी छवि आज किस प्रकार से बदली। आज जब देखते हैं कि मोदी जी के फैन फॉलोइंग ये मात्र कोई सामान्य नागरिक है इतना ही नहीं है, कई देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से उनके साथ सेल्फी लेने के लिए 2 मिनट खड़े रहते हैं, एज एन इंडियन ऑटोग्राफ मांगते हैं जो बाइडेन ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री के पास कोई ऑटोग्राफ मांगता है ना, उसका मतलब मेरे देश के पास किसी ने ऑटोग्राफ मांगा है। इसमें कोसने वाले सभी लोग भारत देश के लिए नुकसानकारक है, हानिकारक है। मैं ये पूछना चाहती थी आपसे, देखिए गुजरात के साथ प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन देश में दिखता है, विदेशों में दिखता है, और वो एक बॉन्डिंग अलग नजर आती है और प्रधानमंत्री के चेहरे से समझ में आता है, उस खुशी से समझ में आता है कि वो कितने ज़्यादा उत्साहित वहाँ गुजरातियों को देखकर है। मैं ये पूछना चाहती थी, आप एक यंग लीडर हैं, यंग एनर्जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष के बारे में पूछना चाहती थी, उन्हें भी यंग चेहरा कह सकती हूँ या नहीं? राहुल गांधी का जिक्र कर रही हूँ, नेता प्रतिपक्ष। छोड़िए अब उनकी बात। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने चलाई, बट असर उस तरीके से दिखा नहीं। मैंने गुजरात के चुनाव में मेरे कई कांग्रेसी दोस्तों ने बताया
मैंने उनको पूछा कि क्यों नहीं बुला रहे हो। मैंने उनका चेहरा देख के मैं समझ गया कि क्या परिस्थिति थी। और आप उनकी बातों में मत आना। अगर आप उनकी बातों में आओगे तो कांग्रेस जैसा हाल हो जाएगा। तो जो लोग साथ में चल रहे थे उनकी यात्रा के, छोड़िए, अब वो लोग को आप पूछिए, बेचारों को मत की बात पूछिए। आप चैनलों पे पूछोगे तो उनको भी उनके पॉइंट्स बढ़ाने, वो क्या बोलेंगे। अकेले में पूछोगे तो वो बताएंगे कि उनका क्या हाल है। या गुजरात के नेताओं को पूछिए, वो जब जब आए, जहाँ जहाँ गए, वहाँ के नेताओं की डिपॉजिट ही नहीं बचती है। क्या ये देशभक्त लोग हैं हमारे वहाँ, और झूठी बातें हमारे वहाँ लोग पसंद नहीं करते। और कभी कभी क्या हो जाता है, सुबह की चुनावी भाषा में आंकड़े अलग होते हैं और रात को आंकड़े अलग होते हैं। अब बीच में क्या हो जाता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जब एक दिन में 4-4 बार सभा होगी तो चारों बार कोई भी आंकड़े आ जाएंगे। तो ये अपने आप, मतलब उनकी, ये उनका घरेलू मामला है। मैं उनकी परिस्थितियों में, देखिए, हमारी जिम्मेदारी है राज्य के हित में काम करना, और ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का खुद का प्रॉब्लम है। ये सॉल्व करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना प्रॉब्लम है, वो लोग सॉल्व करेंगे। आपने कीमती वक्त दिया है और मुझे अप्रिशिएट करना होगा कि आपने एक भी सवाल डक नहीं किया, एक भी सवाल छोड़ा नहीं, सभी सवालों का जवाब दिया है, बेहतरीन तरीके से दिया है। आपकी एनर्जी बरकरार रहे, आपका पैशन अपने काम को लेकर बरकरार रहे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद भी।